हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और इसी सीरीज में हम आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिर से टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है व्यापारिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक, जिसके लिए हम कहते हैं। और इसको एक अन्य नाम से भी कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, जिसका नाम है संयुक्त स्कंध बैंक। ओके, इस नाम से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको बिल्कुल भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो व्यापारिक बैंक लिखता है एग्जाम में या संयुक्त स्कंद बैंक लिखता है, अंग्रेजी में सिर्फ एक ही नाम होगा, जिसका नाम है कॉमर्शियल बैंक। आज हम पढ़ेंगे कि कॉमर्शियल बैंक क्या चीज़ होती है और इसका क्या अर्थ है, इसके कितने प्रकार हैं, व्यापारिक बैंकों के कार्य क्या क्या हैं, और व्यापारिक बैंकों में दोष कौन कौन से हैं, यानी इनमें कमियां कौन कौन सी हैं, और इसकी कार्य प्रणाली के सुधार के लिए कभी कभी आपके सुझाव ले लिए जाते हैं, आपके विचार ले लिए जाते हैं। तो इन सारी बातों पर आज हम फोकस करेंगे बहुत अच्छे से, और उम्मीद करते हैं कि ये पूरा जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आएगा। अगर इससे पहले के जो वीडियोस हैं आपने अभी तक नहीं देखे हों, तो पहले उनको देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जिसने स्टेट बैंक के कार्यों को पढ़ लिया तो समझिए यहाँ पर वो सारे कार्य आपको पहले से ही तैयार हो जाएंगे, सिर्फ एक बार देखना होगा। ओके, तो आरबीआई पे मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ, एसबीआई पे बना चुका हूँ। तो आज का जो नंबर है आपका, वो है कौन से बैंक का? आपके कॉमर्शियल बैंक का। ओके, तो हम बात करेंगे व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। और समझने से पहले जिन लोगों ने हमारे लिए कमेंट किया और ये बताया कि नहीं हम कहाँ से देख रहे हैं और किस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप जो मांगते रहेंगे हम वो आपके लिए देते रहेंगे। ओके, तो इसी क्रम में आप पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, और जिस टॉपिक पे आप समझ में नहीं आए वो आप टॉपिक लिखिएगा कमेंट में, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों व्यापारिक बैंक के बारे में। देखिए, व्यापारिक बैंक अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप पेपर में कैसे लिखेंगे? पुस्तक की भाषा आप मत रटिए, ठीक है। हम जो आपको समझा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए। इसको कैसे लिखेंगे? व्यापारिक बैंक दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यापारिक प्लस बैंक। अब व्यापारिक जो शब्द लिया गया है वो व्यापार से लिया गया है, और व्यापार का मतलब क्या होता है? लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी जब लेन देन हम करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। सुना आपने? लाभ कमाने के उद्देश्य से हम कोई भी लेन देन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। और ऐसा बैंक जो लेन देन करता हो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही, आपके खाते खोलता हो लाभ कमाने के उद्देश्य से, ऋण देता हो आपको, लोन देता हो आपको लाभ कमाने के उद्देश्य से, पैसा आपका जमा करता हो लाभ कमाने के उद्देश्य से, तो ऐसे बैंक को हम कॉमर्शियल बैंक ही कहेंगे। देखो दोस्तों, तीन प्रकार के बैंक होते हैं। एक तो हमारा केंद्रीय बैंक जो आरबीआई है, दूसरे हमारे होते हैं कॉमर्शियल बैंक जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, और एक होता है सहकारी बैंक, वो आपके सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है। सहकारी बैंक का मतलब होता है सह माने सहायता और कारी माने करने वाला, यानी वह बैंक जो सहायता के लिए खुला हुआ है। ओके, उस सहकारी बैंकों को इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया है ड्यू टू कोरोना महामारी के, तो उसको हमें नहीं पढ़ना है। ओके, तो आपको आरबीआई, स्टेट बैंक और ये कॉमर्शियल बैंक और मात्र एक देसी महाजन और साहूकारों के बारे में पढ़ना है। बस चार चीज़ें ही आपको पढ़नी हैं बैंकिंग वाले फील्ड से, और चार में ही आपके लिए सारा का सारा मतलब मैटर मिल जाएगा। ओके, तो व्यापारिक बैंक को और अच्छे से समझने के लिए ये वे बैंक होते हैं जो जनता का खाता खोलते हैं। खाता खोलने के बाद में जनता की जमाओं को छोटी छोटी मात्रा में अपने पास में जमा करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं कि हम आपको अच्छी ब्याज दर देंगे, हमारे यहाँ एफडी करा लीजिए, अपने यहाँ पर आरडी भी खुलवाते हैं। आरडी का मतलब बार बार पैसा जिसमें जमा किया जाता है, हर साल जिसमें जमा किया जाता है। तो इस तरह से वो पैसा जो जमा हो रहा है, उस पैसे को ये किसी उद्योगपति को या किसी बिजनेसमैन के लिए या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ऊंची ब्याज दर पे दे देते हैं, तो आपको ब्याज कम मिलता है, ये ब्याज ज़्यादा वसूलते हैं। बीच का जो अंतर होता है उसी को ये क्या करते हैं? अपना प्रॉफिट कमाते हैं। ये एसबीआई भी करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ये करती है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर कार्य आपको आते होंगे तो ये सारे बैंकों के कार्य आपको एक बार पढ़ना है, समझना है, स्वतः ही आ जाएंगे। ओके, तो हमने समझ लिया कि व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं। वह बैंक जिसका सीधा सीधा उद्देश्य व्यापार करना है
और जनता से जितने भी लेन देन होते हैं उनके पीछे व्यापार करने का, लाभ कमाने का उनका उद्देश्य होता है। ऐसे बैंकों को हम व्यापारिक बैंक कहते हैं। इन बैंकों की दोस्तों जो पूंजी होती है वो छोटी छोटी अंशों में बटी हुई होती है और इसके लिए भी ये सेल करते हैं। जैसे आपने सुना होगा मुंबई शेयर बाजार, दिल्ली शेयर बाजार है, तो इन अंशों का क्रय विक्रय भी इन बैंकों का होता चलता रहता है। अगर आप अपना पैसा लगाना चाहते हो तो आप भी लगा सकते हो इन बैंकों में अपना पैसा, और जितना ज़्यादा मुनाफा होगा इनको तो वो डिविडेंड के रूप में आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा बैंक जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना हो और व्यापार करना हो, ऐसे बैंकों को हम व्यापारिक बैंक कहते हैं। SBI है, IDBI है, ठीक है, और HDFC है, ठीक, यूनियन बैंक है, BOB है, ये सब व्यापारिक बैंक ही हैं। पंजाब नेशनल बैंक है, देना बैंक है, ओके, ये यूनियन बैंक है। और कुछ बैंकों का एक दूसरे में जो मर्ज हो गया है, ठीक है, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। अभी हम अगर ये सब चीज़ें लेंगे तो यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने ये समझा कि व्यापारिक बैंक क्या चीज़ होता है, किसे कहते हैं, और ये या संयुक्त स्कंध के नाम से अगर एग्जाम में आ जाए तो हम एक ही समझेंगे, अंग्रेजी में इसे कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि व्यापारिक बैंक है कि मतलब क्या। अब ये होते कितने प्रकार के हैं, व्यापारिक बैंक के प्रकार समझेंगे। सिर्फ दो ही प्रकार होते हैं दोस्तों, एक होते हैं अनुसूचित बैंक और दूसरे होते हैं गैर अनुसूचित बैंक। अब ये याद कैसे करोगे, और ये कभी कभी सिर्फ छोटे प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है कि अनुसूचित बैंक से आप क्या समझते हो और गैर अनुसूचित बैंक से आप क्या समझते हो। अरे जो अनुसूचित नहीं है वो गैर अनुसूचित है, तो ये तो क्लियर हो गया, लेकिन हमें ये पता चले कि अनुसूचित हम किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए अनुसूचित जो है उसमें अगर इसको तोड़ा जाए तो अनु और प्लस सूचित से ये बना है। अनु का मतलब होता है अनुक्रमांक, जैसे आप जिस क्लास में पढ़ते हो तो आपका कोई ना कोई रोल नंबर है, ओके। तो सूचित का मतलब होता है कि वो जो नंबर है वो आपके बारे में सूचना दे। तो ऐसा नंबर जो आपके बारे में पूरी सूचना दे रहा हो कि आपका जो रोल नंबर हो सकता है, एनरोलमेंट नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी अलॉट किया हुआ नंबर हो सकता है। ठीक यहाँ पर उसी तरह से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जो अनुसूचित बैंक होते हैं उनमें क्या होता है, RBI अधिनियम की अनुसूची, याद रखेंगे मेरी बात को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिनियम की अनुसूची 2 में, भूलिएगा नहीं, बिल्कुल टेक्निकल है, अनुसूची 2 में जिस बैंक का नाम लिखा हुआ होता है उसे हम अनुसूचित बैंक कहते हैं, और इनकी जो पूंजी होती है वो 5 लाख से ज़्यादा होती है, छोटे छोटे अंशों में बटी हुई होती है, और भारतीय रिजर्व बैंक के पास में इन बैंकों को 6% से लेकर के 15% तक अपने बिजनेस का जो कैश है वो जमा भी करना पड़ता है, और RBI के सारे कानूनों का पालन करना होता है। ऐसे बैंकों को हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। गैर अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, RBI के अधिनियम के अंतर्गत जो अनुसूची 2 है बनी हुई, अनुसूची 2 में क्या है कि समस्त बैंकों के लिए वहाँ पर नामांकित किया गया है, उनका एनरोलमेंट किया गया है, यानी बे सारे बैंक जो RBI की गाइडलाइन के थ्रू चलते हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया है कि एक पूरी सीरीज बना दी है कि कौन कौन सी बैंकें हैं, कौन कौन सी बैंकें नहीं हैं। तो जिस बैंक का नाम उस अनुसूची 2 में लिखा है वो तो हमारा अनुसूचित बैंक है, और जिसका नाम उस सूची में नहीं है वो हमारे गैर अनुसूचित बैंक हैं, ओके। अब यहाँ पर अनुसूचित बैंक हैं कौन कौन से, जितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, निजी बैंक हैं, ठीक है, उनमें से अधिकांश बैंकों के लिए लिस्टेड और अनलिस्टेड किया गया है। लिस्टेड का मतलब है इस लिस्ट में शामिल, और अनलिस्टेड का मतलब इस लिस्ट में शामिल ना होना। ये आप कैसे समझोगे, जिन बैंकों का 5 लाख से छोटा व्यापार है, ओके, तो समझ लो ये बहुत छोटी सी अमाउंट है आज के समय में देखा जाए तो वो इसमें आते हैं, बाकी सब ज़्यादातर अनुसूचित में आते हैं। तो ये मानिएगा जो भी बैंक आपको अच्छे चल रहे दिखाई दे रहे हो वो समझ लो सब अनुसूचित बैंक हैं, ठीक है, चाहे IDBI हो, चाहे HDFC हो, चाहे स्टेट बैंक हो, BOB हो, PNB हो, वही पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, UBI हो, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारी बैंकें हैं, ठीक है, जो अनुसूचित बैंक की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीयकृत और निजी 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दोस्तों अभी समझा व्यापारिक बैंक क्या है। अब हमने ये समझा कि अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं। इनके बारे में लिखने को आएगा, वो हमें उम्मीद है कि आप लिख दोगे। बस एक टेक्निकल पॉइंट है उसका विशेष ध्यान रखना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची जो 2 है उसमें नाम अगर दर्ज है किसी बैंक का तो वो अनुसूचित बैंक है, अन्यथा वो गैर अनुसूचित बैंक है, ओके।
अब इतना समझने के बाद में अब हम चलेंगे कि व्यापारिक बैंकों के कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो स्टेट बैंक के कार्य इससे पहले की वीडियो जिसने देखी होगी वो तो कतई 1 मिनट में समझ जाएगा, बाकी जो नए लोग हैं उनको पूरा समझना होगा। यहाँ पर देखिए, व्यापारिक बैंक का सबसे पहला कार्य होता है कि लेन देन करने के लिए खाता खोलना। ठीक है, आप खाता खुलवाएंगे तभी बैंक क्या करेगा, खाता खोलेगा। ठीक, तो पहला काम होता है कि विभिन्न प्रकार के खाते खोलना, और लगभग में ये कितने 5 प्रकार के खाते तो मेनली हैं ही। ठीक है, बचत खाता, चालू खाता, सावधि खाता, आरडी खाता और गोलक खाता, लोन खाता छठा हो गया। ठीक है, और एक दो होते हैं, लाकर खाता भी एक चलता है। ठीक है, लाकर सुविधा जिसमें मिलती है। अगला है धन जमा करना, ये भी प्रमुख कार्य है। बैंकें क्या करती हैं कि हमारे और आपके पास में जो छोटी छोटी मात्रा में धन पड़ा हुआ है उसको जमा करती हैं, और उस धन के लिए क्या करती हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में जब वो इकट्ठा हो जाता है किसी उद्योगपति, पूंजीपति या किसी व्यापारी को दे देती हैं और वो धन अपने व्यापार में लगा लेते हैं। अगला है ऋण देना, आप समझ गए होंगे ऋण देने के लिए। लाकर सुविधा, आजकल दोस्तों क्या है कि घर में महंगी चीज़ों का, महंगे जेवरातों का, ठीक है, और महत्वपूर्ण कागज़ों का घर में रखना जिनको सुरक्षित नहीं लगता है तो वे एक लाकर सुविधा ले सकते हैं। और लाकर सुविधा में क्या होता है, बैंक के पास में जो मजबूत तिजोरियां होती हैं उनमें आपको एक खाना दे दिया जाएगा। ठीक है, एक आपके लिए कॉलम दे दिया जाएगा। उसमें क्या होगा कि 2 चाबियां होती हैं, एक की आपके पास में होगी, एक बैंक के पास में होगी। कोई लेन देन करना है तो पहले बैंक को सूचित करना होता है, तो वहाँ से एक चाबी आती है निकल के आपके अकाउंट की, तो वो उसके लिए खोलता है, इसके बाद में फिर आप खोलते हो। जब बंद कर लेन देन पूरा हो जाए, आपको जो निकालना हो, जमा करना हो, बंद करने का जब नंबर आता है तो सिर्फ आपकी चाबी से ही वो बंद हो सकता है। ठीक है, यानी खुलेगा डबल चाबी से और बंद हो जाता है एक ही चाबी से। ओके, तो ये हमारी कहलाती है कौन सी सुविधा, लाकर सुविधा, जो कि ये व्यापारिक बैंक खूब सेवा प्रदान कर रहे हैं। अगला है विनिमय विपत्रों का लेन देन। ये विनिमय पत्र का लेन देन का मतलब क्या होता है, देखिए कैश के स्थान पर चेक है, बिल है, ड्राफ्ट है, हुंडी है, प्रतिज्ञा पत्र है। ठीक है, इन सबका जब प्रयोग किया जाता है तो ये कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक होते हैं, इन विपत्रों का भुनाना, इनका पेमेंट देना, पेमेंट जमा करना, ये सारे काम करते हैं। यही हमारा कहलाता है विनिमय विपत्रों का लेन देन। अगला है किस्तों का भुगतान करना। अगर आपकी कोई भी किस्त है, बीमा की किस्त हो, लोन की किस्त हो, या किसी अन्य व्यक्ति को पेमेंट करना हो, क्लब या मेंबरशिप फीस हो, कहीं पर बच्चों की ट्यूशन फीस हो, ये सारी चीज़ें, बिजली के बिल इत्यादि हों, जमा करना है, तो आपको कहीं पर भी आप जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बैंक के लिए आप ऑर्डर कर दीजिएगा और बैंक आपके खाते से पेमेंट करता रहेगा। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के बिलों के लिए अब आपको अपने जो बहुमूल्य समय है आपका, उसको खराब करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बैंक को ऑर्डर कीजिए, बैंक आपके सारे पेमेंट करता रहेगा। कोई भी किसी प्रकार की किस्त क्यों ना हो, सारी किस्तों का भुगतान अब कौन, बैंक ही कर सकता है। अगला है बीमा सुविधा। देखिए अब जो बैंकें हैं वो बीमा सुविधा भी देने लगी हैं। पहले बैंकें क्या थी, सिर्फ रुपए पैसे का लेन देन करती थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने देखा कि जिस फील्ड में भी जनता को ज़रूरत है उस फील्ड का जो वर्क है वो करना ये शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से बीमा की सुविधा भी अब बैंकें प्रदान करने लगी हैं। अगला है धन का स्थानांतरण। आपको दोस्तों धन अगर एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना हो, आपके परिवार का कोई सदस्य कोई बाहर रह रहा हो या आप बाहर रह रहे हो और आप अचानक कहीं फंसे हुए हों, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो बैंकें क्या करती हैं, सबसे बड़ी मदद करती हैं। आप भारत के किसी भी कोने में अपने खाते में पैसा जमा कराइए और जहाँ चाहें वहाँ पर पैसे का विड्रॉ कर लीजिएगा, यानी निकाल लीजिएगा। ओके, तो धन का स्थानांतरण भी किसके, पहले क्या होता था, ये कार्य डाक विभाग द्वारा मनी ऑर्डर के थ्रू पूरा किया जाता था, लेकिन अब मनी ऑर्डर का जो प्रचलन है बहुत कम हो गया है। क्यों कम हो गया है मनी ऑर्डर का प्रचलन, क्योंकि मनी ऑर्डर में क्या होता था कि थोड़ा टाइम लगता था। यहाँ से जब पैसा भेजा गया है तो दूसरी जगह तक पहुँचने में 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, और ज़्यादा दूरी पे थोड़ा और भी टाइम लग जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मनी ऑर्डर की प्रथा जब से एटीएम स्टार्ट हुए हैं, चेक स्टार्ट हुए हैं, तब से कम होती चली जा रही है। ओके, अगला है हमारा एजेंट संबंधी कार्य। एजेंट का मतलब ये होता है कि आप बैंक में अपने इच्छा अनुसार जो कार्य कराना चाहोगे, लेन देन संबंधी, रुपए पैसे संबंधी, वो बैंक आपका बिल्कुल सेवा वैसे ही देगा जैसी आप चाहते हो। क्यों, क्योंकि एजेंट के रूप में बैंक काम करता है। एजेंट कौन होता है,
जो मालिक बताए एजेंसी लेकर के वो सारे क्रियाकलापों को दूसरे की बताई गई बातों के अनुसार ही पूरे करे, उसे हम क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। और जो एजेंट का कार्य करता है उसके जो कारोबार है उसको हम एजेंसी कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, बैंक खुद एजेंट बन जाता है। आप कह दो कि नहीं श्रीमान एक्स को पेमेंट करना है, तो क्या करेगा, बैंक उठाएगा और जिस भी व्यक्ति को आप बता रहे हो उसको भुगतान कर देगा, तो आपका एजेंट हो गया। आप कह दो कि हमारे खाते में 10-20 कस्टमर हैं जो पैसा जमा करने आ रहे हैं, जमा कर लेना, तो फिर बैंक क्या करेगा, वो जमा कर लेगा, आप भेजिए, वो सारे काम करता रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर समझना होगा दोस्तों कि एजेंट संबंधी समस्त कार्य कौन, बैंक पूरे करता है। अगला है ग्राहकों के आदेश की पूर्ति। देखिए ग्राहकों के आदेश की पूर्ति का मतलब ये है कि हम लोग अगर कस्टमर हैं तो बैंक क्या करेगा कि हम जो जो ऑर्डर करेंगे वो सारे के सारे पूरा करना बैंक की क्या बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है। अगला है पूंजी का निर्माण। दोस्तों यहाँ पर पूंजी का निर्माण का मतलब क्या होता है, पूंजी क्या होती है। देखिए व्यापार में लगा हुआ धन क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। कॉमर्स के स्टूडेंटों का साथ पूंजी से ही है, ठीक है। पूंजी लाभ, व्यापार, बिजनेस, व्यवसाय, इन सब चीज़ों से, पेशा, इन सब चीज़ों से हमारा आपका आगे जितना भी पूरा कोर्स पड़ा हुआ है उन सब में साथ है। तो यहाँ पर पूंजी का मतलब, पूंजी का निर्माण कैसे होता है, इससे पहले हम ऊपर भी समझा चुके हैं कि जब जनता छोटी छोटी मात्रा में, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 50,000, किसी के पास 500 हैं, वो छोटी छोटी मात्रा में जब लोग पैसा जमा करते हैं बैंकों में, बैंक वाले उस पैसे को उठाते हैं, किसी बड़े कारोबारी को पैसा दे देते हैं, तो वो क्या करता है, इस पैसे को अपने व्यापार में लगा लेता है। तो समझ लो वही पूंजी बन गई, ठीक है। पैसा आपका, पूंजी उनकी बन गई, ठीक। वो क्या करते हैं, वो बड़ी मात्रा में बैंक के लिए इंटरेस्ट देते हैं लोन का, ओके। अब आप सोचो नहीं हम तो अपना पैसा नहीं पूंजी बनने देंगे, तो आप अपना निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बैंक पर। आप जब मांगोगे तब आपका पैसा वापस भी कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे हमारे साथी होंगे जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, अपना पैसा बचत के रूप में रखना चाहते हैं, तो समझ लो कि उसको बैंक क्या करते हैं, पैसे का कैपिटलाइज कर देते हैं, कैपिटल बना देते हैं, पूंजी बना देते हैं, ओके। अगला है बचत व विनियोग। ये भी बैंकों का ही कार्य है, बचत एवं विनियोग। देखिए बचत करना तो आपको है, लेकिन करवाते कौन है, बैंक। जैसे आपका एक बार उन्होंने क्या है, एफडी कर दी, दूसरी बार जब वो पूरी हो जाएगी तब आप जाओगे तो आपके लिए और अच्छी बात बताएंगे कि इस तरह से अपना पैसा जमा कीजिए और इस पैसे में और वृद्धि हो जाएगी। तो समझ लो कौन, बैंक ही आपका क्या करा रहे हैं, बचत भी और विनियोग। विनियोग का मतलब पूर्व में भी आप सुन चुके होंगे, कोई पैसा हम ऐसे जगह पे लगाएं जहां हमारा पैसा भी सुरक्षित रहे और वहां से ज़्यादा पैसा मिले, तो समझ लो वो हमारा क्या कहलाता है, विनियोग कहलाता है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, है ना दोस्तों। वही सारे फंक्शन थे जो SBI से थोड़े 2-1 चेंज हो गए होंगे, 2-3 चेंज हो गए होंगे। बाकी अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर आपने सारे कार्यों को अगर सही से पढ़ लिया होगा तो समझ लो व्यापारिक बैंकों के जो कार्य हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छा, बाकी अब हम कार्यों के बाद हम ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंकों में कुछ कमियां भी हैं और इनकी कमियों को हम कैसे करके बताएंगे, ठीक है। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा दोस्तों अगर एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो आप शिकायत मुझसे करिएगा, ओके। आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, यही सारे टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक। और कॉमर्शियल बैंकों को पढ़ने से पहले या बाद आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि कॉमर्स क्या है, और ये चीज़ आपको हमारे ही चैनल पर मिलेगी। एक वीडियो बना हुआ है कि व्हाट इज कॉमर्स, कॉमर्स किसे कहते हैं, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और वहाँ से देख लीजिएगा, ओके। अगला है इनके दोष कौन कौन से, इनमें कमियाँ कौन कौन सी। सबसे पहली बात है प्रबंध अच्छा ना होना। देखिए प्रबंध अच्छा ना होना, प्रबंध कैसे कहते हैं, मतलब होती क्या चीज़ है प्रबंध। देखिए जब हम किसी भी काम को करना चाहते हैं तो उसको पूरा करने के लिए हमें तमाम इंतजाम करना पड़ता है, वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, प्रबंध कहलाती है। और यहाँ पर जब कस्टमर बैंक में आता है, ठीक है, जब हम आप लोग ग्राहक बनकर के बैंक के पास में जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद में पता चला कि हम मैनेजर से बात भी नहीं कर पाते, अगर हमारी कोई समस्या है तो कोई सुनना नहीं चाह रहा है, तो समझ लो कि वहाँ का प्रबंध अच्छा नहीं है। और ये चीज़ें आज के समय में आप देखते हो कि जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं वो कहीं इस काउंटर पे, कहीं उस काउंटर पे, कहीं दूसरे काउंटर पे जाते हैं और पता चलता है कि उनको जिससे काम है वो आज छुट्टी पर है फिर समझ लो कि उस पर क्या बीतती होगी। और आजकल जो बैंकें हैं मल्टी स्टोरी में चल रही हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, तो इस तरह से इन सब में क्या है कि एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा भी बनी हुई है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रबंध अच्छा ना होना। अगला है ग्राहकों के हित का ध्यान कम।
जो वर्तमान बैंकें हैं वो ग्राहकों के हितों के लिए कम ध्यान में रखती हैं, अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचती रहती हैं। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों। यहाँ पर समझना होगा कि ग्राहकों के हितों का ध्यान कम, ग्राहकों के हित का ध्यान व्यापारिक बैंकें कम रखती हैं। वो उन कामों को सबसे पहले करती हैं, बड़ी तेज़ी से करती हैं जहाँ पर उनके लिए ज़्यादा फायदा है। ओके, लोन देने की बात हो तो आपसे 4 बार पूछेंगे कि भाई लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, लेकिन जब पैसा निकालने का नंबर हो तो फिर लाइन में लग जाइएगा, बैठ जाइएगा, इंतजार कर लीजिएगा, आज कैश नहीं है, ये सारी समस्याएं आती हैं। अगला है ऊंची ब्याज दर होना। देखिए इन बैंकों में क्या होता है, ब्याज दर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों वो भी ऊंची है। ठीक है, यानी जिसका पैसा जमा है उसको तो ब्याज बहुत कम मिलता है, लेकिन जिसको ये लोन देते हैं उसकी अगर एक किस्त भी टूट गई तो समझ लो बहुत ज़्यादा पेनल्टी लग जाती है। तो ब्याज दर इनकी कैसी है, ऊंची है। लेन देन में कठिनाई आप ये खूब देखते हो, बैंकों में जाते होगे, आपको बताना नहीं है क्योंकि छोटे क्लासों में नहीं, हम आप सारे लोग समझदार हो, क्योंकि जिस स्तर का मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब बड़े बच्चों का ही है। तो समझ लीजिएगा कि लेन देन में भी तमाम समस्याएं आती हैं। अगला, बिना जमानत के ऋण ना देना। ये बैंक आप चाहे कितनी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन ये जो बैंक हैं बिना जमानत के ऋण नहीं दे सकते। यानी गिरवी रखो कोई ना कोई चीज़, चाहे भूमि हो, भवन हो, जमीन हो, मकान हो, गाड़ी हो, सोना हो, कोई भी चीज़, या किसी व्यक्ति को गारंटर बना करके लाइए तब ये लोन देंगे। इतने देर में क्या होता है कि व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि यहाँ की सुविधा लेने की अपेक्षा व्यक्ति कहाँ चला जाता है, बनिया के पास में, या मान लीजिएगा जो देसी बैंकर हमारे बैठे हुए हैं उनके पास में चला जाता है और ब्याज पे पैसा ले लेता है। अगला है कमीशन खोरी अधिक होना। इन बैंकों में क्या होता है कि कमीशन खोरी भी खूब जम के होती है। जिस व्यक्ति के लिए लोन चाहिए अगर वो कमीशन की बात करते तो उसका लोन बहुत जल्दी पास हो जाता है। तमाम उसके रास्ते 2-4 दिन 10 दिन के अंदर ही सब संपूर्ण हो जाते हैं। और पता चलता है कि अगर आप अपनी ईमानदारी से चल रहे हैं तो क्या होता है, ये लोग करते तो हैं लेकिन बहुत टाइम लगा देते हैं। कहने का मतलब है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा देते हैं। अगला है व्ययों की अधिकता होना। इनमें जो खर्चे लगते हैं आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा लगते चले जाते हैं प्राइवेट बैंकों में, व्यापारिक बैंकों में। ओके, अगला है अधिक जुर्माना लगाना। यदि आपने कानून को तोड़ा तो समझ लो ये चूकते नहीं हैं, ये तुरंत आप पर पेनल्टी लगा देते हैं। और जो जुर्माना आपको भरना पड़ता है तो एक प्रकार से क्या है कि जुर्माना कौन भरता है, भाई जो अमीर है, जिसके खाते में पैसा बहुत ज़्यादा है, वो किस बात का जुर्माना। अब जिसके खाते में पैसा नहीं है जुर्माना उसी को भरना पड़ता है, जबकि देखा जाए वो गरीब होगा तभी तो उसके खाते में पैसा नहीं होगा। तो एक प्रकार से इस हेडिंग से मैं भी संतुष्ट नहीं होता हूँ कि जो जुर्माना लगता है वो नहीं लगना चाहिए। ऐसे अगर कोई वास्तव में लोन की किस्त तोड़ रहा है तो उस पर एक मतलब लिमिटेड ही जुर्माना लगना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगला है लाभ कमाने पर अधिक ध्यान। इन बैंकों का सीधा उद्देश्य ये होता है, क्योंकि उन बैंकों का नाम ही व्यापारिक बैंक है, तो समझ लो कि लाभ कमाने पर उनका ध्यान जो है वो फोकस है अधिक रहता है। ओके, अगला है कृषि ऋण कम देना, उद्योगों को ज़्यादा देना। यहाँ पर पूरी हेडिंग नहीं आ पाई दोस्तों, आप समझ लीजिएगा। यानी कृषि जो हमारे देश की एक देखा जाए सबसे मेन कड़ी है और कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी जैसा काम करती है। तो खेती के लिए जब ऋण देने की बात आए तो ये जल्दी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पर उद्योग धंधे की बात आ जाए, व्यापारियों की बात आ जाए, तो ये तुरंत उनके लिए ध्यान दे मतलब उन पर ध्यान देते हैं और उनको लोन देते भी हैं। अगला है दीर्घकालीन ऋण ना देना। देखिए ये जो बैंक हैं व्यापारिक बैंक, ये ज़्यादा लंबा समय तक के लिए लोन देना नहीं चाहते हैं, ये शॉर्ट टर्म लोन देना चाहते हैं, जैसे 1 साल से लेकर के 5 साल तक, 6 साल तक, मोस्टली तो 5 साल की ही बात करो प्रैक्टिकल में सही। ठीक है, अगला है हिंदी भाषा की उपेक्षा। इन बैंकों में ज़्यादातर जितना भी सॉफ्टवेयर चल रहा है वो सब अंग्रेजी में चल रहा है। हिंदी भाषा का लिखा तो होता है कि हम हिंदी का सम्मान करते हैं या हिंदी में हम लेन देन करते हैं, लेकिन आप देखेंगे इनके जितने भी फॉर्म छपे हुए होते हैं, इनके जितने भी फॉर्मेट बने हुए होते हैं वो सब इंग्लिश में बने हुए होते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा की जो मातृभाषा है उसकी उपेक्षा भी इन बैंकों में होती है। तो ये दोस्तों ये दोस्त थे, ये कमियाँ थीं किसकी, इन बैंकों की, व्यापारिक बैंकों की। अब दोस्तों कभी कभी ये पूछ लेता है कि इनके सुधार के आप उपाय बताइए, या आपके क्या विचार हैं, या आप इनको सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जब ये पॉइंट आता है तो दोस्तों आपको फिर अपने दिमाग से समझ के लिखना होगा कि इनको कैसे सुधारा जा सकता है। सबसे पहले है सरकार द्वारा प्रोत्साहन, इनके लिए मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है,
समाज के कल्याण के लिए अगर ये बैंक खुले हुए हैं तो सरकार द्वारा भी इनके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और सरकार द्वारा कोई नियम बना करके इनको गाइडलाइन देना चाहिए, ठीक है। और इनके लिए किसी न किसी प्रकार से समाज के हित में उतरने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो पहला है हम लोगों का जो सुझाव है, सुझाव जो होते हैं हम लोगों के लिए होते हैं कि हम इन बैंकों को क्या सुझाव दे सकते हैं। तो पहला है सरकार द्वारा इनको प्रोत्साहन मिले, अच्छा प्रबंध, इनके यहाँ जितने भी कर्मचारी हों वो सब ईमानदार हों, सुनने वाले हों। अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा भी अगर कोई बात कह रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको दूसरे काउंटर पर टहला दिया, बोले नहीं वो उधर जाओ यहाँ कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी बात को ध्यान से सुन करके तब उसकी बात का आगे जहाँ पर निदान हो वहाँ पर उसे पहुँचाना चाहिए। अगला है खाता धारकों का हित। देखिए जब खाता धारकों का हित जिस बैंक में होगा तो समझ लीजिएगा वो बैंक बहुत तेज़ी से प्रगति करेगा। ओके, तो खाता धारकों का हित का मतलब है कि हम लोग अकाउंट खुलाते हैं तो हम लोगों का जो पूरा हित है यानी जिसमें हमें नुकसान ना हो वो सलाह इन बैंकों द्वारा देनी चाहिए, ना कि वो सलाह देनी चाहिए जिसमें बैंकों को ज़्यादा फायदा हो। अगला है कृषि को बढ़ावा। देखिए कृषि से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी इन बैंकों को जितने भी जरूरी कदम हैं वो उठाने चाहिए। यानी कृषि जहाँ से हमें कच्चा माल मिलता है उद्योग धंधों के लिए तो वहाँ तो ऋण दे रहे हो, लेकिन कृषि को बढ़ाने के लिए भी ऋण देना चाहिए जिससे कृषि में व्यक्ति अच्छे से अच्छे उपकरण खरीद करके, मशीनों को खरीद करके और उत्पादन में वृद्धि कर सके। दोस्तों अगला है कम समय में ऋण। देखो ये तो मैं बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए दे रहा हूँ। यानी लोन, व्यक्ति कोई ना कोई समस्या में होता है, कोई नया काम करने जा रहा होता है तभी तो उसे चाहिए होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो लोन होना चाहिए वो बिल्कुल मतलब तुरंत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अगला है शाखाओं में वृद्धि। जो व्यापारिक बैंक हैं इनकी अभी भी शाखाएं काफ़ी खुल गई हैं, एटीएम भी काफ़ी हो गए हैं, इसके बावजूद भी इनकी शाखाओं की ज़रूरत और है, ठीक है। ये जितनी शाखाएं ज़्यादातर खुलती हुई चली जाएंगी उतनी ही जनता के लिए क्या मिलेगी, सुविधा मिलेगी। आज भी लोग बहुत दूर जा कर के तब अपने पैसे निकालने जाते हैं, ठीक है। आने जाने में कितने भी यातायात के साधन हो गए हों लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति के पास में समय की कमी होती चली जा रही। ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब शाखाएँ पास पास में होंगी तो समझ लीजिएगा कि बैंकों का जो महत्व है वो और बढ़ जाएगा। अगला है कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति। यानी इसमें जो कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए वो ऐसे हों जो कर्मठ हों, ईमानदार हों, कुशल हों, मेहनती हों, ठीक है। तो ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक। धीर गंभीर व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए। और हर कस्टमर को मैनेजर साहब से अगर बात करना चाह रहा तो ऐसा नहीं है बाहर के चपरासी नहीं रोक दिया, बोले नहीं तुम आगे नहीं जाओगे, साहब अभी बिजी हैं, ठीक है। अरे उसकी कोई बात जब और नहीं सुन रहा है तभी तो वो जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो एक केबिन के अंदर बैठे हुए हैं तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं बनती है कि कोई व्यक्ति असंतुष्ट होकर के ना जाए। कार्य की तो अधिकता होती है मैनेजरों के पास, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से, हम सब लोग समझते हैं, लेकिन बहुत से हमारे भोले भाले लोग हैं अपने काम को बिना कराए ही वापस लौट आते हैं इस डर के मारे कि वो वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाते साहब के पास। ओके, अगला है शिक्षा हेतु ऋण सरल होना, ठीक है। देखिए शिक्षा किसी देश के लिए आगे ले जा सकती है, समाज का उत्थान कर सकती है, समाज का विकास कर सकती है और शिक्षा से ही हम अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं। तो उस हेतु अगर हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन अगर पढ़ना चाहती है तो उसके लिए बैंकों को सरल प्रक्रिया के तहत लोन दे देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो अपनी शिक्षा को ग्रहण करके और कामयाब होगा तो तुरंत वो सबसे पहले बैंक का पैसा वापस करेगा। ओके, अगला धन की पूर्ण सुरक्षा। यानी जो हम लोगों का जितना भी धन जमा होता है बैंकों में उसकी पूर्ण रूप से सुरक्षा भी रखना किसका कर्तव्य है, बैंकों का ही कर्तव्य है। अगला सरल भाषा का प्रयोग। देखिए इंग्लिश तो ग्लोबल लैंग्वेज है, ओके, लेकिन जगह जगह पर जो स्थानीय भाषाएं चल रही हैं, जिन भाषाओं का जिस क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है उन भाषाओं का प्रयोग करते हुए लेन देन को पूरा किया जाए तो लोगों को थोड़ी सुगमता महसूस होगी, सरलता लगेगी और वो रुचि लेंगे लेन देन करने में। ओके, अगला है कमज़ोर बैंकों का विलय। देखिए वो बैंक जो बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं, जगह जगह पर ऐसे खुले हुए हैं जहां पर कस्टमर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, खाता बहुत कम है, बहुत लंबे समय से नुकसान में चल रहे हैं, तो ऐसे बैंकों को जो दूसरे बैंक हैं उनके साथ जोड़ देना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो जो कर्मचारी हैं, वो स्टाफ है, अन्य जाकर के लोगों की सेवा करने लगेगा। अगला है खर्चों में कमी। देखिए जो बैंकों में हमने यहाँ पर एक कमी बताई थी कि व्ययों की अधिकता होना, खर्चे जो हैं बहुत ज़्यादा होना, उनमें भी कटौती होना बहुत ज़रूरी है। अगला है
आरबीआई द्वारा सहायता, इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उचित सहायता देनी चाहिए, क्योंकि जब आरबीआई द्वारा इनको सहायता मिलेगी तो ये हम लोगों की सहायता कर पाएंगे। और हो सकता है लास्ट वाला आपको ना दिख रहा हो दोस्तों, क्योंकि काफ़ी नीचे मैंने हेडिंग्स बहुत ज़्यादा बना दिए हैं। तो यहाँ पर है आईटी का प्रयोग। आईटी को कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जिससे आज सूचना तंत्र चल रहा है। कंप्यूटर है, मोबाइल है, पेजर है, फैक्स मशीन है, टेलीफोन है, इन सारी चीज़ों को बैंक से अब तो खैर सब यूज़ ही कर रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट से लेटेस्ट मशीनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे जनता लाइन में ना लगने पाए। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति का समय जो होता है मूल्यवान होता है। और दोस्तों, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे समय से ज़्यादा मूल्यवान किसी का समय नहीं है। और आपने इस पूरी वीडियो के लिए आपने जो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और उम्मीद है ये पूरा समझ में आया होगा। मेरे चैनल पे किसी का भी समय बिल्कुल बर्बाद नहीं किया जाता है, मैं समय का पूरा ध्यान रखता हूँ। और इसी तरह से आप अपने समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिएगा, और मुझसे जितनी हेल्प होगी वो आपको पूरी मिलती रहेगी। आपका पूरा कोर्स अब मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा, और वो भी कॉमर्स में शुरू से लेकर के, बेस से लेकर के और लास्ट तक। अगर आप एम.कॉम करना चाहते हैं, एमबीए फाइनेंस में करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे ये हमारे सीधे चैनल पर यहाँ सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, हाई स्कूल से लेकर के नाइन्थ से लेकर के और आगे तक का कोर्स आपके लिए, चाहे आप बी.कॉम कर रहे हो, एम.कॉम कर रहे हो, 11th में हो, 12th में हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एनआईओएस से हो, किसी अन्य बोर्ड से हो, सारा का सारा मैटर धीरे धीरे मेरे इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप कर लीजिएगा, और अपना प्यार हमें ऐसे देते रहिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।